हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रैंकर्स। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एचपी असिस्टेंट प्रोफेसर एस्पिरेंट्स के साथ हिमाचल जीके के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे अगर पहला क्वेश्चन देखा जाए तो नूरपुर राज्य के संस्थापक कौन था। नूरपुर राज्य का संस्थापक कौन था, तो आपको देखने को मिलेगा जेठपाल। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो जेठपाल, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हम जो है आज पूरी तरह से जितने भी संस्थापक या जितनी भी रियासतों के संस्थापकों से क्वेश्चन बनते हैं उन सब के बारे में फटाफट से पढ़ने वाले हैं, ताकि हमारी चीजें जो है अच्छे से रिवाइज हो सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, अगर बात की जाए सबसे पहले बात करते हैं हम अभोज देव के बारे में। आप जो है रिकॉल करते चलिएगा कि अभोज देव कहाँ से थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अजय चंद, अजय देव। आगे बात करूं तो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा आलोक सिंह। आलोक सिंह आपको देखने को मिलेगा। आलोक सिंह के आगे अगर मैं बात करूं तो आपको देखने को मिलेंगे बाणसेन, बाणसेन, चारू, दुर्गा सिंह, दतार चंद। दतार चंद के आगे अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे घमंड चंद, गिरी सेन। आप रिकॉल करते चलिएगा कि कौन जो है किस रियासत के संस्थापक थे, ताकि आपकी जो है चीज़ें अच्छे से कवर हो सके। हरिचंद, हरिचंद के अलावा अगर बात की जाए आगे तो आपको देखने को मिलेगा जेठपाल, जो कि आज का क्वेश्चन है। जेठपाल, जेठपाल के बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कीरत चंद, कीरत चंद, करण चंद। इसके अलावा बात करूं मारू बर्मन, मूल चंद, पृथ्वी सिंह, पूरब चंद, पूरब चंद। इसके अलावा अगर बात की जाए रतन भद्रा, और आपको देखने को मिलेंगे राम सिंह। तो ये कुछ जो है आज डिस्कस कर लेते हैं। थोड़े से जो बच गए उनको आगे हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेशन में। तो चलिए सबसे पहले अभोज देव, आई थिंक अभी तक आपने जो है सारी चीजें सोच ली होगी। तो अभोज देव हमें देखने को मिलेंगे कुनिहार से। फिर आगे बात करूँ अजय चंद हिंडूर या हंडूर से रहने वाले हैं, हिंडूर से रहेंगे। अजय देव की बात करूँ तो ये बघाट के रहने वाले हैं। अगर अजय देव जो है भागल से रहने वाले हैं। बघाट की अगर बात की जाए तो बघाट के आपको कौन देखने को मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे बघाट के बसंत पाल या हरिचंद। एक हरिचंद आपको गुलेर में भी देखने को मिलेंगे। तो ये आप जो है यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आलोक सिंह की बात करूँ तो ये आपको देखने को मिलेंगे बलसन में। इसके अलावा बाणसेन की बात की जाए मंडी, चारू, भज्जी, दुर्गा सिंह, दारकोटी। नेक्स्ट है दतार चंद, ये दतारपुर के हमें देखने को मिलेंगे। आगे अगर बात करूं तो यहाँ पे कीरत चंद हमें देखने को मिल रहे हैं कुमार सेन के। नेक्स्ट है करणचंद, जुब्बल से रहेंगे। मारू बर्मन की बात करूं चंबा हमें देखने को मिलेंगे। मूलचंद सारी रियासत के रहेंगे। पृथ्वी सिंह बेलत, पूरबचंद जसवा। रत्न भद्रा की बात करूं तो ये हमें जो है आधुनिक कुल्लू के देखने को मिलेंगे। प्राचीन कुल्लू में भींग मणिपाल के बारे में हम पढ़ेंगे, ये आधुनिक कुल्लू में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमें देखने को मिलेंगे। और राम सिंह की बात करें तो रतेश में हमें देखने को मिलते हैं। तो इतने आपको याद होने चाहिए। इस तरफ अगर देखे जाए कुछ तो घमंड चंद की बात करूँ सुजानपुर आपको देखने को मिलेगा। गिरिसेन की बात की जाए क्योंथल रहेगा। हरिचंद की बात करूँ गुलेर। और जेठपाल के बारे में हमने जो है अभी पढ़ लिया, नूरपुर हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित दर्रों के संबंध में विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पासिस। तो आपको देखने को मिलेगा पहला है, शोधन कीजिएगा इसे। शोधन दर्रा चंबा के भटियात क्षेत्र में स्थित है।
सोदन पास इज लोकेटेड इन द भटियात रीजन ऑफ चंबा। दुलची दर्रा मंडी और कुल्लू को जोड़ता है। तीसरा है पादरी दर्रा चंबा और जम्मू को जोड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपको ये स्टेटमेंट्स देखने को मिलेगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है ये आपको सही देखने को मिलेंगी। जो सोदन दर्रा है वो हमें चंबा भटियात के ही बीच में ही देखने को मिलता है। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी जो है प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है, 1, 2 और 3। आगे बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जो है एडिशन करेंगे अपने इस क्वेश्चन में। अगर बात करूं तो सबसे पहले चंबा और भटियात से ही शुरू करते हैं। चंबा और भटियात से अगर शुरू करूं तो हमने जैसा कि पढ़ा सोदन पास हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, सोदन दर्रा हमें देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं चंबा और कांगड़ा के बीच में। चंबा और कांगड़ा के बीच में अगर बात की जाए तो आपको कौन सा देखने को यहाँ पे मिलेगा? तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे खौड़ी, जालसू, बोलनी, बाढ़ दर्रा, तोड़ा दर्रा, तेलंग दर्रा और भीम घसुतड़ी दर्रा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं चंबा और जम्मू के बीच में। तो चंबा और जम्मू के बीच में यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा, चंबा और जम्मू के बीच में आपको जो देखने को मिलेगा वो कौन सा रहने वाला है? पादरी दर्रा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कांगड़ा में कौन कौन से दर्रे रहते हैं। तो वैसे हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, लेकिन रिवाइज करने के लिए गैरू जोत और साथ में कौन सा? मकौड़ी जोत आपको देखने को मिलेगा। और ध्यान रखिएगा ये जो सारे हमने पढ़े ये क्रोनोलॉजी वाइज है, मतलब किसकी हाइट जो है कम है, खौड़ी की कम देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा चंबा और कांगड़ा के बीच में जो दर्रे पाए जाते हैं भीम घसुतड़ी की सबसे ज़्यादा, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ये देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं अगर जोगिंदर नगर की बात की जाए तो जोगिंदर नगर में हमें कौन सा देखने को मिल रहा है? जोगिंदर नगर में हमें कौन सा देखने को मिल रहा है? तो आपको देखने को मिलेगा भूभू दर्रा। भूभू दर्रा जो है जोगिंदर नगर में रहेगा। कुल्लू और मंडी के बीच में कौन सा रहने वाला है? तो वो रहेंगे दुलची एंड पजानंद दर्रा जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दुलची और पजानंद दर्रा यहाँ पे आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे तो आपको लाहौल स्पीति के थोड़े से दर्रे मैं रिकॉल करवा देता हूँ, हम पढ़ चुके हैं, अब आपको रिवाइज करने में इजी रहेंगी चीज़ें। तो हमने पढ़ा था यहाँ पे कौन कौन से दर्रे, हमने पहला देखा था राछा दर्रा। उसके अलावा हमने बात करूँ हमने कुंजुम दर्रा देखा था, हमने बात की थी टेम्पोला दर्रे की, टेम्पोला दर्रा या टेम्पोला पास। इसके अलावा हमने बात की थी गुलाड़ी दर्रा और लुलानी दर्रा की। नेक्स्ट अगर बात करूं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे कुल्लू और स्पीति के बीच के दर्रे। तो कुल्लू और स्पीति के बीच में अगर मैं बात करूं तो आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे? तेंतु, सारा उमा, तेंतु देखने को मिलेगा, सारा उमा देखने को मिलेगा। और इसके अलावा बात करूं तो पिन पार्वती हमें देखने को मिलेगा। तो ये कुछ दर्रे जो है आपको पता होने चाहिए कि किस तरह से जो है दर्रे कहाँ कहाँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में और जरूर बनेंगे हिमाचल प्रदेश की अगर मैं जियोग्राफी में बात करूँ। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें हम देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन से कथन रहने वाले हैं यहाँ पे? सॉरी, निम्नलिखित मेलों उत्सवों को उनके संबंध और जिलों उनके संबंधित जिलों से हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कालेश्वर मेला, कांगड़ा रहने वाला है। तो 3 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लोसर उत्सव की अगर मैं बात करूँ तो लोसर किन्नौर रहने वाला है। लोसर हो या फुलैच हो, किन्नौर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है 5 हमें देखने को मिलेगा। लोसर में हमें 5 देखने को मिलेगा। मिंजर मेला की बात करूँ चंबा रहने वाला है, ऑप्शन जो 1 है वो रहने वाला है। चिंतपूर्णी आपको ऊना में देखने को मिलेगा और सलूनी मेला जो है आपको सोलन में देखने को मिलेगा। शायरी और सलूनी हम बहुत बार पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको ये इस तरह से देखने को मिलेंगे 3, 5, 1, 2, 4, 3, 5, 3, 5, 1, 2, 4। तो 3, 5, 1, 2, 4 जो है हमें 3, 5, 1, 2, 4
में यहाँ देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अब कुछ जो है सारे जिलों के एक बार ऐसा करते हैं कि सारे के सारे जो है मेले निपटा लेते हैं। तो मैं एक साइड मेले लिखने वाला हूँ, आप गेस करेंगे कि वो कौन सा जिला हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सारही के बारे में, या सारही, सारही मेला। इसके अलावा आप गैस करेंगे डुंगरी मेला किस जिले में होता है। पहले तो आपको ये मुझे ये बताना है। दूसरा अगर बात करूँ तो आपको मुझे कौन सा बताना है, आप मुझे बताएंगे लदारचा मेला, लदारचा के बारे में किस जिले में रहेगा। तीसरे की अगर बात करूँ तो आप मुझे बताने वाले हैं लोसर और फुलेज के बारे में। चौथा आपके लिए क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है, तो चौथा जो रहेगा वो रहने वाला है त्रिलोकपुर मेला, त्रिलोकपुर। इसके अलावा अगर बात करूं तो झंडा उत्सव, ये कहाँ पर होते हैं, किस जिले में होते हैं, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। पांचवा अगर बात की जाए तो आपको मुझे बताना है माहूनाग मेले के बारे में, ये किस डिस्ट्रिक्ट में होता है। छठा क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो छठा जो पॉइंट रहने वाला है वो आप मुझे बताएंगे कि हमने कल ही पढ़ा था, कल परसों की क्लास में ही हमने देखा था कि डल मेला कहाँ पर होता है, वो आप मुझे बताएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए मिंजर मेला, मिंजर मेला। फिर बात करता हूँ बड़भागा, बड़भागा जो मैडी में है, मैडी किस जिले में है वो आप बताने वाले हैं। और पिपलू मेला जो है कहाँ पर लगता है। इसके अलावा अगर बात की जाए नौवें क्वेश्चन की, तो नौवें में हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सा रह चुका है, तो यहाँ पे हम दियोटसिद्ध मेले की बात कर लेते हैं। दियोटसिद्ध मेला जो है उसके बारे में बात करते हैं। 10वां हम बात करेंगे मारकंडा मेले के बारे में, मारकंडा मेले के बारे में करेंगे। फिर 11वां हम बात करेंगे सिप्पी मेला, और पत्थर खेल कहाँ पर होता है, पत्थर खेल कहाँ पर होता है, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा एक बच गया कुल्लू, तो कुल्लू वैसे डिस्कस कर चुके हैं हम कुल्लू के बारे में, कुल्लू के बारे में मैं क्वेश्चन एक्चुअली पूछ चुका हूँ आपसे। तो यही 11 आप जो है बताइएगा मुझे कि कौन कौन से जिले में। तो बात करें सराही, डुंगरी, दशहरा हो या आपको मनाली जो विंटर कार्निवल देखने को मिलता है, सारे के सारे कुल्लू में रहने वाले हैं। लदारचा की बात करें, लदारचा के साथ त्रिलोकीनाथ की बात करूं, या पौरी मेला जो होता है, घंटाल मेला, ये सारे आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, लदारचा स्पेशली काजा का रहेगा। बाकी जो है जो मैंने नाम लिया वो लाहौल स्पीति के रहने वाले हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं तो लोसर और फुलेज की बात की जाए तो ये आपको किन्नौर में देखने को मिलेंगे। त्रिलोकपुर, त्रिलोकीनाथ ध्यान रखेंगे कहाँ पर है, ऊपर लाहौल स्पीति में। और त्रिलोकपुर जो आपको देखने को मिलेगा, झंडा उत्सव जो आपको देखने को मिलेगा, ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये रहेंगे सिरमौर के। माहौनाग की बात करूँ तो करसोग वाले इलाके में मंडी में आपको ये देखने को मिलेगा, तो ये भी आप नोट करेंगे। डल मेला आपको कांगड़ा में देखने को मिलेगा, साथ में नागनी मेला, कालेश्वर मेला और ज्वालामुखी मेला सारे के सारे आपको कांगड़ा में देखने को मिलते हैं। हम बात करें मिंजर मेला की, मिंजर मेला के अलावा अगर आपको पता होगा कि सुई मेला यहाँ पे लगता है, भरमौर यात्रा, फूल यात्रा, वो सारे यहीं के मेले हैं। तो मिंजर मेला आपको ध्यान रखना है कहाँ के हैं, चंबा की है। तो चंबा आपको ध्यान होना चाहिए कि मिंजर मेला कहाँ लगता है, चंबा में। बड़भागा हो, पिपलू हो या चिंतपूर्णी मेला हो, ये कहाँ के रहने वाले हैं भाई, ऊना के रहने वाले हैं। दियोटसिद्ध की बात करूँ, गसोता मेला की बात करूँ या होली की बात करूँ, तो ये सारे कहाँ के रहने वाले हैं, हमीरपुर के रहने वाले हैं। होली के रूप में उत्सव बड़ा फेमस है वहाँ का। मारकंडा हो, नैना देवी मेला हो, या इसके अलावा बात करूँ नलवाड़ी मेला हो, वो सारे के सारे कहाँ रहेंगे, बिलासपुर रहने वाले हैं। और अंततः सिप्पी हो, पत्थर खेल हो, फाग हो, लवी मेला हो या बात करूँ भैंसों की दौड़ हो, वो सारे के सारे शिमला में रहने वाले हैं। और शिमला में भी सिप्पी की बात करूँ तो मशोबरा में रहेगा, और जो पत्थर खेल है ये हलोग में रहने वाला है। और हलोग किस रियासत की राजधानी थी, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत डिटेल में मैंने आपके साथ वो प्रजामंडल भी डिस्कस किया था। चलिए आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि कौन सा जो है प्रश्न चौथा रहने वाला है। तो यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है, सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल शिमला है, जी नहीं, मंडी रहेगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा। सबसे ऊंचाई पर स्थित जिला मुख्यालय केलोंग है, बिल्कुल सही रहेगा। सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण संयंत्र जो है परमाणु सोलन नगर में, सोलन जिले में।
हमें देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही जो है यहाँ पे सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण केंद्र। तो यहाँ पे सोलन नगर नहीं, परमाणु हम करेंगे, परमाणु। तो यहाँ पे उस तरीके से अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर बी, तो ये जो है गलत होगा सोलन नगर के उससे। अगर परमाणु होता तो हम मान भी सकते थे, अगर सोलन जिला होता तब भी। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पुल विक्टोरिया पुल, जी नहीं, कंदरौर हमें देखने को मिलता है, गलत रहने वाला है ये भी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है प्रश्न का सही आंसर रहेगा। वैसे सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण जो केंद्र है, अगर सोलन जिला होता तो उस तरीके से ये भी ठीक था। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सही रहने वाला है। अब कुछ हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा क्या, उसके बारे में बात कर लेते हैं, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो नदियों के संबंध में सबसे पहले हम बात करेंगे। नदियों के संबंध में अगर देखा जाए तो आप बताएंगे जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। सबसे बड़ी नदी की बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी रहने वाली है। फिर अगर बात करूं तो इसके अलावा आप मुझे बताएंगे कि सबसे ऊंचाई पर स्थित जो जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी है। और इसके अलावा अगर बात की जाए सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, उसके बारे में आप मुझे बताएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना वो कौन सी है। और कुछ जो है हम देखेंगे इसमें सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, वर्षा वाला जिला। फिर देखेंगे सर्वाधिक शुष्क जिला। तो इतने कुछ जो है आंसर आपको मुझे बताने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नदियों में जल घनत्व में सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो आपको देखने को मिलेगा चिनाब नदी रहने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करें सबसे लंबी नदी, तो आपको पता ही होगा सतलुज नदी की यहाँ पे बात हो रही है। ऊंचाई की दृष्टि से तो आपको देखने को मिलेगा शोंग टोंग जो रहने वाली है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। शोंग टोंग रिवर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी रहेगी, तो पार्वती परियोजना रहने वाली है। पार्वती परियोजना आपको देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो ये रहने वाली है शाहनहर परियोजना। शाहनहर परियोजना, इसके मेगावाट कितने मेगावाट की है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये किस जिले में है उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा रहने वाला है, कांगड़ा रहने वाला है। और सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा रहने वाला है, तो सर्वाधिक शुष्क जिला जो आपको देखने को मिलेगा वो लाहौल स्पीति रहने वाला है। और यहाँ पे लाहौल स्पीति में सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो वो आपको स्पीति देखने को मिलेगा जहाँ बहुत ही कम वर्षा होती है। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है अगर आपसे ऐसा पूछा जाए, तो वो धर्मशाला रहने वाला है। लगभग 3300-3400 मिलीमीटर वर्षा यहाँ पे होती हुई आपको दिखाई देती है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी होगी। आगे बात करते हैं, पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवें क्वेश्चन को अगर देखा जाए, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। मैच द फॉलोइंग बुक्स विद देयर ऑथर्स। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे मुक्तसर तारीख रियासत चंबा, तो कौन रहने वाले हैं भाई, यहाँ पे आपको गरीब खान देखने को मिलेंगे। तो इनका तो रहने वाला है 4। उसके बाद बात करूँ बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कौन ऑब्वियसली कौन रहने वाले हैं, आनंद चंद रहने वाले हैं। ट्रेवल इन द हिमाचल प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान, मूर क्राफ्ट जी हमें देखने को मिलेंगे। और जगमोहन ब्लूखा, हमने पिछले ही सेशन में पढ़ा था कि द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश किसकी किताब है, तो जगमोहन ब्लूखरा की होने वाली है। तो 2 1 4 3 2 1 किस ऑप्शन में रहने वाला है, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आंसर रहने वाला है। तो आप लोग जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर कीजिएगा यहाँ पे। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ और किताबें हम देखेंगे, कौन कौन सी किताबें जो है अभी तक हमने नहीं देखी। देखिए पिछले सेशन में मैंने आपसे देशराज शर्मा जो है गलती से लिखवा दिया था। देशराज शर्मा के स्थान पर आप क्या कीजिएगा, देवराज, जस्ट अ सेकेंड, देश राज के स्थान पे आप करेंगे देव राम शर्मा। ये आप जो है नोट कीजिएगा उनको। और आगे अगर बात करूं तो अब देखते हैं कुछ किताबों के बारे में। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे न्यूमिस्मेटिक, न्यूमिस्मेटिक
हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश किसकी किताब है? पहला तो ये आप मुझे बताएंगे। दूसरा आपको बताना है सेबों का अर्थशास्त्र, इकोनॉमी ऑफ एप्पल्स, ये किसकी किताब रहने वाली है, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। तीसरा अगर मैं बात करूं तो आपसे क्वेश्चन रहेगा तारीखे रियासत सिरमौर किसकी किताब है? तारीखे रियासत सिरमौर किसकी किताब है? तारीखे रियासत अगर बात करूं यहाँ पे तो कौन सी हो सकती है? हिंडूर बताइएगा। हिंडूर किसकी किताब है? चंबा के बारे में हम पढ़ चुके हैं वैसे। और इसके अलावा आप बताएंगे तारीख जुब्बल कोहिस्तान, जुब्बल कोहिस्तान जो है किसकी किताब रहने वाली है? कुछ और अगर डिस्कस करूं तो आपको मुझे बताना है यहाँ पे एंटीक्विटीज ऑफ कहाँ की? कांगड़ा। किताब के नाम है एंटीक्विटीज ऑफ कांगड़ा, एंटीक्विटीज ऑफ चंबा और एंटीक्विटीज ऑफ आपको इंडियन तिब्बत ध्यान रखना है। इंडियन तिब्बत जो है आपको ध्यान रखना है। तो ये कहाँ की किताबें हैं, किस किस लेखक के द्वारा ये लिखी गई है, उसके बारे में बात हो रही है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा, अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कांगड़ा में कौन देखने को मिलेंगे? दिलीप चक्रवर्ती देखने को मिलेंगे। दिलीप के चक्रवर्ती आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो चंबा में आपको कौन देखने को मिलेंगे? तो चंबा में आपको देखने को मिलेंगे JPH भोगल आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो इंडियन तिब्बत है ये किसकी है? तो ये आपको AH फ्रैंक की देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट ऊपर अगर देखें तो तारीख जुब्बल कोहिस्तान किसकी रहने वाली है? भाई भगवान दास की रहने वाली है। चंबा की अगर बात की जाए तो गरीब खान रहेंगे यहाँ पे। हिंडूर की बात की जाए तो यहाँ पे कौन रहने वाले हैं? बालक राम सूद रहने वाले हैं। बालक राम सूद यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट है सिरमौर। सिरमौर तारीखे रियासत सिरमौर किसकी है? तो ये आपको देखने को मिलेगी रंजौर सिंह की रहने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। अब कुछ ऊपर की किताबों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यूमिस्मेटिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश किसकी है? तो ये किताब आपको किसकी देखने को मिलेगी? ये किताब रहेगी PL गुप्ता जी की। PL गुप्ता जी की ये किताब रहने वाली है। और सेबों का अर्थशास्त्र किसकी रहेगी? AL नड्डा जी की ये किताब रहने वाली है। इसके बारे में आप नोट कीजिएगा। तो इतनी कुछ किताबें जो है आपको अगर पता होगी और पिछले सेशन में और आगे भी थोड़ा थोड़ा करके अगर आप रिवाइज करते रहेंगे तो उससे आपको पता लगेगा कि चीज़ें जो है आपके पक्ष में जाना शुरू हो चुकी है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है यहाँ पे। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करूँ इसके अलावा अगर यहाँ पे बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन रहने वाले हैं? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुलिंद जनजाति का क्षेत्र ब्यास, सतलुज और यमुना नदियों के मध्य स्थित था। पहला तो ये कथन रहने वाला है, क्या ये सही है? दूसरा, कुलिंद नाम यमुना नदी के पौराणिक नाम कालिंदी से संबंधित माना जाता है। तो यहाँ पे बात करूँ तो दोनों ही जो कथन है वो सही रहने वाले हैं। क्योंकि हम बात करते हैं तो कुलिंदों के बारे में बात कर लेते हैं, कुलिंदों से ही संबंधित जो है चीजें देख लेते हैं। तो कुलिंदों की अगर मैं बात करूं तो कुलिंदों में आपको कौन देखने को मिलेगा? एक तो आप ध्यान रखेंगे इनका क्षेत्र कौन सा था? तो शिमला, सहारनपुर, अंबाला और सिरमौर जो है इनका क्षेत्र रहने वाला है। यहाँ पे कुछ और बात कही जाए इनके बारे में तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है कुलिंद नाम क्यों पड़ा? क्योंकि कालिंदी जो है यमुना का पुराना नाम है। तो कहा जाता है भाई क्योंकि यमुना के आसपास वाला क्षेत्र है तो इसलिए इसका नाम जो है कालिंदी, यानी कि यमुना के पौराणिक नाम पर इसका नाम कुलिंद पड़ा होगा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि भाई यहाँ पे भेड़ा बहुत ज़्यादा मिलता है। भेड़ा एक वनस्पति या कहीं जड़ी बूटी टाइप होती है, तो उसके कहने उसको कुलिंद कहते हैं। तो भाई उसके कारण इसका नाम जो है यहाँ पे
पुल्लिंग पढ़ा होगा तो बहुत सारे जो है आपको चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या ये है, तो ये हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए याद रखने योग्य क्या है कि ये गणतंत्रीय शासन प्रणाली से संचालित होते थे। और एचएएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये गणतंत्रीय शासन प्रणाली से ये संचालित होते थे। इसके अलावा बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो अर्जुन है उन्होंने क्या किया था, महाभारत के जो करेक्टर, क्योंकि महाभारत में ही हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है स्पेशली। तो जो अर्जुन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है जो कुलिंद है उनको हराया था। और यहाँ के राजा सुबाहु ने क्या किया था, सुबाहु ने युधिष्ठिर को जो है कुछ तोहफे भेजे थे उनके, जब उनका जो है एक तरह से राज्याभिषेक हुआ था उस दौरान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, एक और जनपद जो हमारा बच गया है उसका नाम रहने वाला है त्रिगर्त। त्रिगर्त के बारे में बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई नदियां कौन कौन सी है, तो ऊपर आपको रावी देखने को मिलेगी, बीच में आपको ब्यास देखने को मिलेगी और अंत में आपको सतलुज देखने को मिलेगी। यानी कि कहाँ की बात हो रही है, तो अगर मैं मैप के माध्यम से आपको चीज़ें क्लियर करवाने की बात करूँ तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि रावी इस क्षेत्र में, ब्यास यहाँ से और सतलुज इस क्षेत्र से जाती हुई आपको प्रतीत होगी। और नीचे यहाँ वाले क्षेत्र में हमने जो है कुलिंदों की बात की, औदुंबर इस वाले क्षेत्र में थे और कुलूद जो है ब्यास के ऊपरी क्षेत्र में हमें देखने को मिलते थे। तो ये आपको क्लियर होंगे। आगे यहाँ पे अगर बात करूँ तो आपको कौन कौन से जो है देखने को मिलेंगे, तो त्रिगर्त में तो ध्यान रखिएगा जो कनिष्क है उनके अनुसार यहाँ पे 6 जो है राज्यों का एक संघ हुआ करता था, या राज्यों का ये समूह हुआ करता था। पूछे जा सकते हैं आपसे कौन कौन रहेंगे उसमें 6 राज्यों में, तो एक रहेगा जानकी, एक रहने वाला है जलमनी, तीसरा जो रहेगा दंडकी, चौथा आप ध्यान रखेंगे कौंद प्रथा, कौंद प्रथा, पांचवा रहेगा शक्ति और छठा रहने वाला है ब्रह्मगुप्त। तो ये यहाँ पे ध्यान रखने योग्य है कि इन 6 का समूह जो है वो त्रिगर्त माना जाता था। नेक्स्ट अगर बात करूं तो यहाँ पे एक चीज आप और नोट कीजिएगा कि जो पाणिनि है उन्होंने इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्या कहा गया है, कहा है तो आयुधजीवी कहा है, यानी कि युद्ध पर जीवित रहने वाले लोग आयुधजीवी जो है यहाँ के लोगों को कहा है। किसने, पाणिनि ने कहा है। तो इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा प्लीज। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं तो आगे आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, आगे बात करते हैं तो आगे अगर बात करूं तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है HHSRC की सांगरी बैठक कब आयोजित की थी। तो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की बैठक जो है कब आयोजित की गई थी, इसके बारे में आपको पता करना है। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की जो सांगरी बैठक है ये कब आयोजित होगी, तो 21 दिसंबर 1947 को होगी। क्या ये इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें देखनी है सारी की सारी इसकी बैठकें। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की देखते हैं, फिर हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल की भी बैठकें हम देख लेंगे। तो यहाँ पे बात करूँ, पहली बैठक हमें देखने को मिलेगी मंडी, और ध्यान रखिएगा मंडी बैठक हमें कब देखने को मिलेगी, तो मार्च 1946 में हमें देखने को मिल रही है। और जो आजाद हिंद फौज के एक सैनिक थे जिनका नाम था गुरदयाल सिंह ढिल्लों, उन्होंने जो है इस बैठक की अध्यक्षता की थी। तो प्लीज नोट कीजिएगा ये भी। दूसरी बैठक हमें कौन सी देखने को मिल रही है, तो दूसरी बैठक हमें देखने को मिलेगी नाहन बैठक। और नाहन बैठक कब होगी, तो जुलाई और अगस्त में आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा कि नाहन बैठक कब हो रही है, तो जुलाई और अगस्त में हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात करूँ तो तीसरी जो रहने वाली है वो रहेगी शिमला बैठक। अच्छा ध्यान रखेंगे इस सम्मेलन में जो है पट्टाभी सीतारमैया जी जो थे, रमैया जी जो है इन्होंने इसमें भाग लिया था नाहन बैठक में। तो बहुत बड़ा जो है ये बात है, क्योंकि इस अधिवेशन में एक राष्ट्रीय स्तर का नेता के द्वारा भाग लिया जा रहा है। शिमला बैठक की अगर बात करूं तो ये कब हमें देखने को मिल रही है, 1 मार्च को होती हुई दिखाई देगी। और ध्यान रखेंगे इसमें क्या होंगे, चुनाव होंगे, जहाँ पे प्रधान के रूप में YS परमार चुने जाएंगे और महामंत्री के रूप में पंडित पद्मदेव अपने पद पर वैसे ही बने रहेंगे। चौथी बैठक की बात करूँ तो वो भी शिमला में रहने वाली है, शिमला में रहने वाली है। और कब होगी, ध्यान रखेंगे ये 1947 की बात
कर रहा हूँ, और ऊपर 1946 की थी पहले 2 बैठकें। शिमला की अगर बात की जाए तो ये आपको देखने को मिलेगा, रॉयल होटल की बैठक रहेगी 10 जून 1947 की, जहां पर जो है ये टूट जाएगी संस्था, और जो वाई एस परमार जी है और पंडित पद्म देव जी हो गए, तेज सिंह निधड़क हो गए, वो सारे जो है इस हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल का हिस्सा बन जाएंगे या एक नई संस्था की नींव रखेंगे। 5वीं बैठक की बात करूँ तो वो रहने वाली है सांगरी बैठक। पांचवी जो बैठक है वो बड़गांव बैठक या आपको जो है सांगरी बैठक देखने को मिलेंगी। तो सांगरी बैठक या बड़गांव बैठक में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि भाई 21 दिसंबर को हो रही है पहले तो 1947 में, और यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें जो भाग ले रहा व्यक्ति है या इसमें जो है क्या डिसाइड हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश को प्रांत बनाने की मांग इसमें की गई थी। प्रांत बनाने की मांग इसमें की गई थी, क्योंकि अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये समय जो है, इस समय भारत को आज़ादी प्राप्त हो चुकी है, तो यहाँ पे आपको ये मांग जो है उठती हुई दिखाई देगी कि हिमाचल प्रदेश को एक जो है एक तरह से प्रांत बनाया जाए, एक राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को अलग से दिया जाए पहाड़ी रियासतों को मिलाकर। आगे बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। तो 8वां जो क्वेश्चन रहने वाला है वो इकोनॉमिक सर्वे से रहेगा। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो आपको देखने को मिलेगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कौन सा कथन रहने वाला है, तो पहला कथन है वित्त वर्ष 2024-25 में सेवा एवं उद्योग क्षेत्र का संयुक्त हिस्सा बढ़कर जीएसडीपी का कितना हो चुका है, 86.3% हो चुका है। और मैंने बात की थी आपसे कि भाई सेकेंडरी सेक्टर का जो है 40%, एक पॉइंट है, 1 दशमलव है, 40.1% है, और आपको देखने को मिलेगा जो टर्चरी सेक्टर है उसका कितना है, तो वो रहने वाला है 46.2%। तो इनको मिला के 86.3%, तो ये तो ठीक रहने वाला है। आगे बात करूँ वित्त वर्ष 2024-25 में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा बढ़कर 23.7% हो गया है, जो संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। देखिए अभी तक मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपसे ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए। तो क्या ये सही है, तो जी नहीं, हमने बात की है 13.7% की। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसे आप जो है वो भी कर सकते हैं, एलिमिनेट मेथड के माध्यम से भी कर सकते थे। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही आंसर रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा जो है हम देखेंगे किस तरह से जो है भारत की जीडीपी का साइज देख लेते हैं एक बार, और फिर हम हिमाचल प्रदेश के बारे में चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि 2024-25 और 2025-26 में अगर बात की जाए नॉमिनल प्राइस पे, तो नॉमिनल प्राइस पे जो आपको देखने को मिलेगा कि भाई 330 लाख करोड़ की हमारी जो है जीडीपी रहने वाली है भारत की, जो बढ़कर अब कितनी हो गई है 25-26 में, वो आपको देखने को मिलेगा 357 करोड़ की हो चुकी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई है, तो आपको यहाँ पे नोट करना है 8.0% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो दूसरा पॉइंट देखने को मिलेगा वो कौन सा है, रियल प्राइस पे, जहाँ पे इन्फ्लेशन ऐड नहीं होती उस पर क्या बात है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 187 लाख करोड़ की हमारी जो है जीडीपी थी उस समय, और अब कितनी हो चुकी है, तो 201 लाख करोड़ की हो चुकी है। 201 लाख करोड़ की आपको देखने को मिलेगी। यहाँ भी लाख कीजिएगा और यहाँ भी जो है अब हिमाचल प्रदेश की, और यहाँ पे कितनी ग्रोथ रही है, तो 7.4% आप नोट करने वाले हैं यहाँ पे। और आगे बात करूँ हिमाचल प्रदेश के जीएसडीपी का साइज, तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये जो था, अगर पहले नॉमिनल प्राइस पे बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा 2,09,000 करोड़ के पास रहेगी। तो ये आपको देखने को मिलेगा, और ये बढ़कर कितना हो गया है, 10.1% की इसकी वृद्धि हुई है। और अब कितना हो चुका है ये, तो आपको देखने को मिलेगा ये हो चुका है 2,30,000 करोड़ जो है आपको ये देखने को मिलेगा। तो 1000 करोड़ यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर आगे अगर बात करूँ तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, रियल प्राइस पे, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें इस समय आपको देखने को मिलेगा कि कितने की वृद्धि हुई है, 6.4% की वृद्धि के साथ कहाँ पहुंच चुके हैं, तो 144 करोड़, 144 करोड़ नहीं, जस्ट अ सेकेंड, 1,44,000 करोड़ की हमारी जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि भाई हमारी जीएसडीपी का साइज हो चुका है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स जो अभी तक मैं आपके साथ डिस्कस करते आया हूँ, जिसमें आपको देखने को मिलेगा
पर कैपिटा इनकम के बारे में। तो पर कैपिटा इनकम की अगर मैं बात करूं तो हमें कितनी देखने को मिलेगी, हिमाचल प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय 2,58,196 रुपये देखने को मिलेंगे। और ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो मैं अभी तक आपको पढ़ाता आ रहा था ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, आगे की चीजें आपको पता है, ये फैक्ट अब आपको रखना है। बाकी मैंने पहला चैप्टर आज इसी क्वेश्चन के साथ पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे बात करूँ, ये आपको जो है पर कैपिटा इनकम देखने को मिल रही होगी और यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई है, तो 2010 से लेकर 11 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। वहाँ से लेकर 2021 के बीच में आपको देखने को मिलेगा कि 272% की वृद्धि हुई। और 2021 से लेकर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 2021 से लेकर 272%, ऐसे लिखिएगा। और 2021 से लेकर अब तक की बात की जाए, 2020-21 के बाद की बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा 49% की प्रति व्यक्ति इनकम या पर कैपिटा इनकम में जो है वृद्धि हो रखी है। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है 9वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा इंद्रपाल ने इस रियासत का नाम बगाट रखा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे होना चाहिए था, बगाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो बगाट की हमने कल देखा था, बगाट रियासत के बारे में, और साथ में हमने कुनिहार पढ़ा था। आज हम कुठार और जो है भागल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो राजा इंद्रपाल ने इस रियासत का नाम बगाट रखा था, बिल्कुल सही, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। बगाट रियासत वर्ष 1790 में बिलासपुर से स्वतंत्र हुई थी। ध्यान रखिएगा, बिलासपुर का फैक्ट मैंने कल नहीं बताया था आपको। राणा महेंद्र सिंह इसके प्रथम स्वतंत्र शासक थे, तो ये भी आपको सही देखने को मिलेगा। वर्ष 1839 में राणा महेंद्र सिंह की जब निसंतान मृत्यु हो गई तो ये ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में चला गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा भी बिल्कुल सही रहेगा। और चौथे की अगर मैं बात करूं तो वर्ष 1849 में विजय सिंह की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति थी उसके तहत बगाट रियासत को अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और फिर कब मिलता है, हमने बात की थी 1862 में उमेद सिंह को मिलेगा। और फिर सोलन राजधानी कौन लाएगा, तो दिलीप सिंह लाएंगे। और दुर्गा सिंह के बारे में हमने चीजें डिस्कस कर ली थी। तो चारों ही कथन यहाँ पे सही आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही आंसर रहेगा। यहाँ पे थोड़ी सी चीजें हम जो है और रियासतों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो वही सिंपल सी चीज, भाई सोलन जिला है, तो उसमें कौन कौन सी रियासतें मिलकर जो है सोलन जिला का निर्माण करती है। तो बगाट आपको देखने को मिलेगा, भागल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करूं तो आपको कुनिहार देखने को मिल रहा है, कुठाड़ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा महलूग, मांगल रहने वाला है, और जो है हिंदूर रहने वाला है। आज जो है हमने अभी तक बगाट और कुनिहार पढ़ लिया, आज हम भागल पढ़ने वाले हैं। भागल की बात की जाए तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो गंभर नदी के किनारे क्वेश्चन पूछा जाता है, गंभर नदी के किनारे। और ध्यान रखेंगे सोलन जिले को जो गंभर नदी है, गंभर नदी घाटी बनाते हुए दो हिस्सों में भी बांटती है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसका मुख्यालय क्या था, अर्की था। तो ध्यान आपको क्या रखना है कि अर्की जो है गंभर नदी के किनारे स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अगर संस्थापक की बात करूं, संस्थापक कौन रहने वाले हैं, तो संस्थापक जो आपको देखने को मिलेंगे भाई वो कौन रहने वाले हैं, यहाँ पे अजय देव रहने वाले हैं। अजय देव और अजय चंद में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। फिर बात करूं, एक राजा आपको देखने को मिलेंगे सभा चंद। यहाँ पे सभा चंद, इन्होंने क्या किया था, 1643 एडी में इन्होंने अर्की की स्थापना की थी। अर्की की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। नेक्स्ट अगर बात करूं तो अर्की की स्थापना की थी, अर्की को इन्होंने राजधानी भी बनाया था, बाद में चलकर अर्की शहर की स्थापना की, अर्की को इन्होंने राजधानी भी बनाया था। नेक्स्ट जो राजा आने वाले हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, अगली स्लाइड पे लिखता हूँ। सभाचंद के बाद कौन देखने को मिलेंगे, जगत सिंह देखने को मिलेंगे। जगत सिंह के समय में क्या होगा, गोरखा आक्रमण होगा, गोरखा आक्रमण होगा। और जगत सिंह जो है आपको देखने को मिलेगा कि इसको अर्की से बाहर निकाल दिया जाएगा, अर्की से बाहर निकाल दिया जाएगा। 1613 से लेकर 1803 से लेकर कीजिएगा, 1803 से लेकर 1815 तक आपको देखने को मिलेगा कि भाई जो अर्की है वो गोरखों के कंट्रोल में रहने वाला है। फिर अंग्रेज इसे जो है आज़ाद करवाएंगे और इसे सौंप देंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि जो संसार चंद था कांगड़ा राजा, उसके जो पुत्र थे अनिरुद्ध चंद,
अनिरुद्ध चंद वो जो महाराजा रंजीत सिंह थे उनसे भयभीत होकर उन्होंने अपनी बहनों की शादी जो है गढ़वाल के राजा से करवाई थी, और फिर उसके बाद वो कहाँ रहना शुरू कर गए थे, तो अर्की में उन्होंने शरण ली थी, इन्हीं के पास जो है शरण ली थी। तो अनिरुद्ध जो कांगड़ा राजा थे उस समय, उन्होंने कहाँ शरण ली थी, तो उन्होंने भी इन्हीं के पास शरण ली थी। अंग्रेजी कंट्रोल में एक क्षेत्र आता था उसके कारण। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है किशन सिंह के बारे में। किशन सिंह जो रहने वाले हैं, इनके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई ये 1857 की क्रांति के दौरान कहाँ के बघाट के शासक थे, और 1860 में क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था जब महाविद्रोह होता है 1857 का, तो यहाँ पे क्या होता है, अब इन्हें राजा की उपाधि दे दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहने वाला है। इसके अलावा राजेंद्र सिंह जो है राजेंद्र सिंह हमें अंतिम शासक देखने को मिलते हैं। अंतिम शासक रहने वाले हैं किसके, तो भागल रियासत के अंतिम शासक रहने वाले हैं। और जो वर्तमान में हम जतोग पढ़ते हैं, जतोग जो हम छावनी पढ़ते हैं, जतोग जो कैंटोनमेंट हम पढ़ते हैं, वो उस समय का जगतगढ़ था, जगतगढ़ दुर्ग था। और आप देखेंगे कि वो भी किसके अंतर्गत आता था, वो भी भागल के अंतर्गत आने वाला है। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा जो है किसके बारे में जान लेंगे, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कुठार रियासत के बारे में। कुठार रियासत के जो फाउंडर रहने वाले हैं उनकी अगर बात करूं तो सूरत चंद रहेंगे। सूरत चंद जी रहने वाले हैं, और कहाँ से आए थे, तो आपको ध्यान रखना है कश्मीर के जो किश्तवाड़ा इलाका है, किश्तवाड़ा इलाका से ये आए थे, और यहाँ पे इन्होंने रियासत की स्थापना की। फिर आगे बात करूँ तो आपको देखने को यहाँ पे क्या मिलेगा कि अगले जो शासक रहने वाले हैं सूरज चंद जी के बाद जो अगले शासक रहेंगे वो गोपाल सिंह रहने वाले हैं। गोपाल सिंह रहने वाले हैं, और ये गोरखाओं के डर से कहाँ इन्होंने शरण ली थी, मनी माजरा में शरण ली थी। और फिर एक शासक आएंगे जिनका नाम रहने वाला है भूप सिंह, और ये क्या करेंगे, 1815 में इन्हें सनद सौंपी जाएगी अंग्रेजों के द्वारा। गोरखा क्षेत्र से, गोरखाओं से जो क्षेत्र अंग्रेजों ने लिया, तो इन्हें जो है कुठार रियासत की सनद सौंपी जाएगी भूप सिंह जी को। तो ये आपको यहाँ पे नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका नाम भी रहने वाला है। इतनी चीज़ें जो है इस रियासत से आपको पता होनी चाहिए। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक हाँ ये हो सकता है कि जो सुबाथू छावनी है, जो कि 1816 में आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने अपनी पहली छावनी के रूप में स्थापित की थी, वो भी इसी रियासत के अंतर्गत आती थी। तो ये चीजें आप नोट कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो 10वां क्वेश्चन रहने वाला है, हमीरपुर को कांगड़ा जिले से अलग करके स्वतंत्र जिला कब घोषित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। वैसे तो मैं जिलों का इतिहास आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, अब आपके लिए ये इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। 1 सितंबर 1972 इसका आंसर रहने वाला है। यहाँ पे बात करूँ तो आज हम जो है जिलों का इतिहास नहीं देखेंगे कि किस तरह से कैसे बने, कुछ और फैक्ट्स जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखेंगे कि भाई 1966 से पहले की अगर मैं बात करूं तो हमीरपुर पंजाब का हिस्सा था। फिर क्या होता है, 1966 से लेकर 1972 के बीच आपको देखने को मिलेगा कि ये कांगड़ा की एक तहसील के रूप में रहता है। फिर आता है 1 सितंबर 1972 का दिन, जब बड़सर प्लस हमीरपुर को मिलाकर, ये दो तहसीलें थी कांगड़ा की, इन दोनों को जो है अलग किया गया, बड़सर और हमीरपुर को मिलाकर एक जिला बनाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, जिसका नाम रखा गया हमीरपुर। और लास्ट में अगर बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा 1980 में इसमें कुछ और तहसीलें जोड़ी गई, जैसे सुजानपुर टिहरा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करूं तो आपको यहाँ पे कौन सा देखने को मिलेगा, भोरंज देखने को मिलेगा। सुजानपुर टीरा हो गया, भोरंज हो गया, और इसके अलावा एक और जो आपको देखने को मिलेगी नादौन जो है तहसील आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से हमीरपुर एक जिले के रूप में बना। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा भाई, अगला जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या रहने वाला है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट किस किस में टॉप करता है, सर्वाधिक क्या क्या है कहाँ, तो हमीरपुर में। तो सबसे पहले तो साक्षरता ही रहेगी, साक्षरता दर सर्वाधिक है, साक्षरता दर जो है सर्वाधिक है, कितनी, 88.15% आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं लिंगानुपात की, सेक्स रेशो की। लिंगानुपात जो है वो भी आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगा, कितना देखने को मिल रहा है, तो भाई ये मिलेगा देखने को 1095 हमीरपुर का। फिर बात की जाए जनसंख्या,
घनत्व की, ये भी आपको देखने को मिलेगा कितना रहेगा 407 जो है व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर रहने वाले हैं। फिर बात करूँ आगे जनसंख्या घनत्व के बाद सड़क घनत्व। सड़क घनत्व भी जो है हमीरपुर का आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, कितना रहेगा 1.35 किलोमीटर ये रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें तो ये ध्यान रखेंगे कि पपीता उत्पादन में जो है हमीरपुर टॉप करता है, फर्स्ट रैंक इसका है, तो हमीरपुर का पपीता उत्पादन में रहने वाला है। इसके अलावा कुछ छोटा क्या है इसके पास, तो छोटा आपको देखने को मिलेगा कि भाई इसके पास जो है सबसे छोटा क्षेत्रफल है, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा जिला आपको देखने को मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्र रहेंगे हमीरपुर के, वैसे तो सुजानपुर, टीरा, नदौन के बारे में, हमीरपुर के बारे में, और अगर बात करूँ तो हमने जो है भूमपल, महल, मोरिया आदि के बारे में पढ़ ली थी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे कुछ और जैसे पक्का भरू, ये हमीरपुर में एक स्थान है जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अधीनस्थ चयन बोर्ड, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड का आपको मुख्यालय यहाँ पे देखने को मिलता था, हालांकि अब मतलब था, अब तो नहीं है, तो अधीनस्थ चयन बोर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलता था पक्का भरो में। फिर बात करूँ पकपड़ों में, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आकाशवाणी केंद्र, आकाशवाणी केंद्र यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर बात की जाए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आपको क्या ध्यान रखना है, डुंगरी नामक स्थान याद रखना है, जो कि भोरंज में, मनाली वाला नहीं, भोरंज तहसील वाला जो रहने वाला है, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है नवोदय स्कूल। आगे अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और देखने को मिलेगा, वो रहने वाला है ताल, और ताल में क्या है आप सभी लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। और आगे बात करूं तो आगे आपको देखने को मिलेगा कौन सा, तो आपको जो आगे रहने वाला है वो आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा जलाड़ी देखने को मिलेगा, जहाँ पे दुग्ध अभिशीतन केंद्र रहेगा। तो ये आपको जो है कुछ चीज़ें नोट करनी है, ये सारी चीज़ें हम जो है यहाँ पे नोट करने वाले हैं। इतनी चीज़ें आपको हमीरपुर से एटलीस्ट पता होनी चाहिए जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बाकी यही पीडीएफ मैं आपको अपनी ऐप पे अवेलेबल करवा दूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है हमने इस सेशन के दौरान डिस्कस किया। तो यहाँ पे अगर आप अभी तक हमारी ऐप के साथ या द रैंकर्स फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो आप जो है द रैंकर्स फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करूँ तो आपके लिए बहुत ही जल्द मैं एक कोर्स लाने वाला हूँ 100 क्वेश्चन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेंस आंसर राइटिंग की बात मैं कर रहा हूँ, दूसरा पेपर जो आपका है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं आपके साथ जल्दी 100 क्वेश्चन की जो है एक सीरीज लाने वाला हूँ ऐप के ऊपर। तो अगर अभी तक आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपने हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो इसे भी आप विजिट कर सकते हैं। बाकी सारे जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाय।